बजट आने वाला है, 23 तारीख को बजट प्रस्तुत हो जाएगा। लेकिन बजट से पहले एक और बजट इस साल आ चुका है जिसका नाम अंतरिम बजट था। अगर आपको याद हो तो चुनाव के पहले सरकार के द्वारा बजट लाया गया था जिसे अंतरिम बजट के नाम से हमने आपके सामने एक सेशन करके बताया भी था। अब उस अंतरिम बजट के बाद फुल बजट आ रहा है और इस फुल बजट को पेश करने की रस्म में हलवा रस्म पूरी की जा चुकी है। हलवा रस्म यानी कि हलवे के साथ में इस तरह से वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट की प्रिंटिंग के लिए नॉर्थ ब्लॉक जहां पर वित्त मंत्रालय कार्य करता है उसके अंडरग्राउंड में जो प्रेस बनी हुई है वहां पर लगभग 100 से अधिक वित्त मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, अब वो पूरे टाइम बजट जब तक पेश नहीं हो जाता तब तक अंडरग्राउंड ही रहने वाले हैं और वहां पर इस कार्य को अंजाम देने वाले हैं। यानी बजट के अंदर हलवा रस्म के साथ में बजट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। निर्मला सीतारमण जी हलवा सेरेमनी के अंदर आपको दिखाई दे रही हैं। यह हलवा सेरेमनी कितना मायने रखती है इस बात को ऐसे समझिएगा, क्योंकि इसके बाद से यह माना जाता है कि बजट पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है। उसमें क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से देश के अंदर अर्थशास्त्र को मतलब टैक्सेशन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बजटिंग को लेकर के कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना बजट दिया जाएगा, ये सब बातों का फैसला अब ये 100 लोगों की टीम पूरी तरह संचार साधनों के बिना बैठकर करेगी और इस पूरी बजट की रस्म को अदा करते हुए जब तक बजट प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता किसी को नहीं बताया जाएगा। तो हलवा सेरेमनी अंडरग्राउंड होने से पहले की सेरेमनी होती है। अब यहां के बाद में हमारे वित्त मंत्रालय के जो लोग हैं, वो बड़े बड़े अधिकारी और जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो सब अब इस पूरे काम के लिए अंडरग्राउंड होने वाले हैं। मतलब अंडरग्राउंड में जब प्रेस वो लगी हुई है नॉर्थ ब्लॉक के अंदर, वहां पर प्रिंटिंग के समय मौजूद रहेंगे और बड़े कामों को अंजाम देंगे। ठीक है, हलवा सेरेमनी होते ही ये काम हो रहा है। 23 जुलाई को बजट प्रस्तुत किया जाना संभावित है और ऐसी स्थिति में पूरी तरह से ये काम किया गया। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि सर ये जो हलवा सेरेमनी है, ये हलवा सेरेमनी और अंडरग्राउंड होने की कहानी क्या है? भाई इतनी बार मैं बोल चुका हूं कि अंडरग्राउंड हो रहे हैं, अंडरग्राउंड हो रहे हैं, तो ये है क्या? तो हलवा तो एक खुशी का इजहार करने का तरीका है। भाई जैसे कहते हैं ना, कुछ मीठा हो जाए, अच्छा काम कर रहे हैं तो कुछ मीठा हो जाए, तो मीठा होने के लिए तो हलवा हो गया क्योंकि हमारे देश के लिए बजट आ रहा है। लेकिन इस हलवे की कहानी क्या है कि अंडरग्राउंड क्यों कर दिया लोगों को? 1950 में एक बार हमारा बजट लीक हो गया था। अब आप पूछेंगे बजट लीक होने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। भारत सरकार अगर किसी पर्टिकुलर किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की योजना बना रही है, मान लीजिए अचानक भारत सरकार का बजट आता है और बजट में आता है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पर्टिकुलर इस सेक्टर में काम करने वाले हैं। जैसे उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भारत सरकार द्वारा एक बजट अनाउंस कर दिया जाता है कि हम इतना पैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर खर्च करने वाले हैं। अब जैसे ही ये अनाउंसमेंट हो कि इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनीज के शेयर अचानक ऊपर चढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगने लगेगा जब सरकार का ये मेन टारगेट है तो निश्चित ही इसकी वजह से लाभ होगा, और जब लाभ होगा तो इसको क्यों ना लिया जाए। बस ये वाली कहानी यहां से निकल के आना शुरू हो जाती है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि यहां से कोई भी जानकारी लीक ना हो। एक बार ऐसा हो चुका है, इसलिए इस जानकारी को बचा के रखने के लिए सभी लोगों को सुरक्षित एक कमरे में बिठाकर रखा जाता है। इसकी तस्वीरें आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आते हुए देख सकते हैं। तो हलवा सेरेमनी हो गया। अब सवाल यह बनता है कि इसमें होगा क्या, यानी कि बजट में क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सरकार किस दिशा में काम कर रही है, कौन से सेक्टर के लिए क्या करने वाली है। बाय द वे, बजट क्या होता है, बजट कैसे बनता है, इस पर हमने कई सेशंस ऑलरेडी किए हुए हैं। लेकिन फिर भी आप राज व्यवस्था के स्थान पर जब इंडियन पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं, उसमें इन फैक्टर्स को जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, किस प्रकार से बजट के अंदर 2 प्रकार के बिल लाए जाते हैं, खर्चे का कैसे है, आय का कैसे है, खर्च और आय के लिए लोकसभा का क्या योगदान है, राज्यसभा का क्या योगदान है। आप इस पूरी प्रक्रिया में इसको याद करिएगा। हम भी प्रयास करेंगे कि आपको बजट की प्रक्रिया आने वाले सेशंस में एक एक करके जब जब बजट आता जाएगा हम समझाते चलेंगे। ठीक है ना? अच्छा, हलवा सेरेमनी का इतिहास हमने आपको बताया। कोरोना के काल में यह नहीं हो पाया था क्योंकि डिजिटली इस काम को किया गया था। 1950 से यह काम चल रहा है और बजट के कागज जो हैं वो पूरी तरह से नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में अब बंद कर दिए गए हैं। 10 दिन तक यहां से आगे बेसमेंट में हमारे कर्मचारी रहने वाले हैं और वो इस कार्य को अंजाम देने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बजट को पेश किया जाता है पैकेट में बंद करके। निर्मला सीतारमण जी 7वीं बार ऐसा कार्य करने जा रही हैं। ऐसा कर करके वो अपने आप में इतिहास रच देंगी
क्योंकि आप इस प्रकार का बजट पेश करके भारत में पहली बार ऐसी महिला बनेंगी जिन्होंने 7वीं बार बजट पेश किया हो। ठीक है, बजट की छपाई नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में 1980 से हो रही है, वहीं पर इसको छापा जा रहा है। बजट की विशेषताएं, कौन पहली बार लाया, क्या कोई लेके आया, इस पर हमने ऑलरेडी आपके लिए एक इन्फोग्राफिक बनाकर अपने ट्विटर हैंडल, जो अपनी पाठशाला का वेरीफाइड अकाउंट है, उस पर भी शेयर किया हुआ है। हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर भी शेयर किया हुआ है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। आर्टिकल 112 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम पर बजट की व्याख्या की गई है, जिसमें बताया गया है कि आर्टिकल 112 जो कि भाग 5 में आता है, भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेंगे। संविधान के अंदर बजट शब्द का असल में कहीं भी जिक्र नहीं है, इसकी जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा गया है। बजट आर्थिक मामलों का विभाग जो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, उसके परामर्श के बाद तैयार किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में रखा गया था। बजट के प्रमुख घटकों के अंदर राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान आदि लगाया जाता है। बजट सत्र की शुरुआत, भारत के अंदर 3 प्रकार के सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है, तीसरा शीत सत्र होता है। BMW के नाम से आप इसे याद रखते हैं। लेकिन अभी जो आप सुन रहे हैं, असल मायने में चूंकि इस बार लोकसभा 18वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन से पहले भी बजट आया था, वो फरवरी के टाइम पर ही आया था, मतलब साल की शुरुआत में ही आया था, लेकिन वो अंतरिम बजट था। उस अंतरिम बजट के बाद में चूंकि इलेक्शन पड़ गए, तो अंतरिम बजट केवल इलेक्शन के टेन्योर तक के लिए ही लाया जाता है। अब चूंकि दोबारा से बजट लाया जा रहा है, तो यहां से आगे और दोबारा तक फाइनेंशियल ईयर को पूरा करने भर तक के लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, इस बजट के अंदर 2 चरणों में काम किया जाता है। 8 से 10 दिन का पहला चरण जब आपके सामने बजट प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन चलते हैं। अगर हम फरवरी वाले बजट की बात करें, तो सबसे पहले उसके अंदर एक आर्थिक सर्वे पेश किया जाता है। बजट पेश होने के बाद में पहला वीक सामान्य चर्चा के लिए रखा जाता है। फिर पूरे 1 महीने की चर्चा छोड़ दी जाती है कि साहब अब पूरी तरह से हम लोग डिस्कशन करेंगे इस विषय में। पहले समिति का विचार विमर्श, फिर गहन चर्चा होती है, और फाइनली जब महीने भर की चर्चा वगैरह हो लेती है, तब लोकसभा के अंदर इसे पेश करके राष्ट्रपति के लिए मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अंतरिम बजट चुनाव के काल में लाया जाता है, जिस साल इलेक्शन होने वाले होते हैं, और पूर्ण बजट पूरे साल भर के लिए लाया जाता है। बाकी लगभग बातें कॉमन होती हैं। ठीक है, आर्थिक सर्वे की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से आर्थिक सर्वेक्षण की जिक्र होना शुरू होती है, जिसमें सरकार बताती है कि हमने अपना पुराना लेखा जोखा क्या रखा है, हमने जो पिछला बजट लिया था उसका उपयोग किस तरह से किया है। इसे फाइनेंशियल बिल के रूप में बजट को पेश किया जाता है, जिसमें पहले वित्त विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है, फिर उसके बाद 1 महीने के लिए संसद स्थगित रहती है। स्थायी समिति जब पूर्ण विचार कर लेती है, तब उसे प्रस्तुत पूरी तरह से कर दिया जाता है। तो इस बार का जो यूनियन बजट 2024 है, उसमें अगर हम अंतरिम बजट की बात करें, तो अंतरिम बजट में जो बातें बोली गई थी, उसी के लाइन पर संभव है कि आगे चलते हुए बात आगे बढ़ेंगी। मतलब अगर अंतरिम बजट के अंदर 2 करोड़ घर बनाए जाने, फसल बीमा योजना, टैक्स को लेकर के जो काम किए गए थे, तो सरकार इस बार इलेक्शन के बाद क्या कर सकती है, इससे काफी सारी उम्मीदें नएपन की तो नहीं है। जो अंतरिम में था, लगता है वही एक्सटेंडेड प्रकार का रहेगा। निर्मला सीतारमण जी 7वीं बार बजट पेश कर रही हैं, ऐसा करने वाली वो पहले महिला बनेंगी। मोरारजी देसाई इनसे पहले 6 बार बजट पेश कर चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि आप टैक्स में राहत देंगी, किसानों पर फोकस करते हुए बजट लेकर आएंगी। उदाहरण के रूप में अगर मैं बताऊं, तो हमने अपनी वेबसाइट पर आप लोगों के लिए एक एंजल टैक्स की बात की है, जो स्टार्टअप्स को देना होता है जब वो कहीं से फंडिंग जुटा लेते हैं, तो फंडिंग के बाद में स्टार्टअप्स को अपने स्तर पर सरकार को टैक्स देना होता है। माना जा रहा है कि सरकार अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना चाहती है, तो हो सकता है एंजल टैक्स को इस बजट में माफ कर दे, ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं। इस पर भी हमने प्रॉपर तरीके से अपनी वेबसाइट पर टाइटल डाला हुआ है। चूंकि बजट साल देश की आवश्यकता के अनुसार हर साल और नई मतलब खर्चों के साथ बढ़कर आता है, आय भी बढ़ती है, देश भी बढ़ रहा है, तो लगातार हमारा जो देश का बजट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्सपेक्टेशंस में सबसे बड़ी तो एक्सपेक्टेशन है कि टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए, कि टैक्स 3 लाख तक नहीं, उससे ज्यादा कमाने वालों तक लगे, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। टैक्स रिबेट में कि भाई टैक्स में सरकार कोई राहत दे कि हाँ भाई इतने लोगों तक टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अफेक्शंस हैं कि भाई सरकार घर बनाने वालों पर क्या कह सकती है, लोगों की जो टैक्स कटौती होती है, जैसे कि 1 लाख तक अगर आप कटौती करा दें, तो कटौती के बाद इस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो क्या पता सरकार उसे बढ़ा दे। असल में चूंकि सरकार अपनी आय का सबसे बड़ा साधन टैक्स को ही मानती है,
तो आम जनता की सरकार से अपेक्षा होती है कि प्रभु कम से कम हमसे टैक्स मत लेना, टैक्स को कम से कम करो। तो टैक्स को कम करो, तो इसके लिए बजट पर सबकी उम्मीदें रहती हैं। देखना होगा कि सरकार इस विषय पर किस तरह से फैसले लेती है। हाँ, लेकिन यह भी तय है कि यहीं से ही भविष्य का राह तय होती है कि बजट आता है तो बजट से ही भविष्य की राह के लिए पैसा मिलता है, टैक्सेशन से देश का रास्ता क्या होगा यह सिद्ध होता है। ठीक है ना। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से जरूर साझा करें। चलिए